रजनीश कुमार पांडे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वी प्रॉमिस यू पर। दोस्तों, जैसा कि पॉलिटिकल साइंस में संवैधानिक विकास के चरणों के अंतर्गत एक्ट्स की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। और आज की जो दो महत्वपूर्ण एक्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण जो एक्ट्स में से सबसे महत्वपूर्ण एक्ट्स में से एक एक्ट्स हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये सारी चीज़ें तब जाके आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी, याद भी नहीं रखना पड़ेगा जब आप सारे एक्ट्स को कनेक्ट करके सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज हम आपको पढ़ाएंगे भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई, कब इसकी जरूरत पड़ी। दोस्तों, 1930 से 32 में लंदन में 3 महत्वपूर्ण गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक, उसी सम्मेलन में जो संवैधानिक सुधारों से संबंधित जो बातें हुई थी, उसी के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण या इस अधिनियम की रूपरेखा तैयार हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा बोर्ड पे लिखा है, भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी एक्ट्स, किसी अधिनियम ने निभाई है तो वो आपका भारत शासन अधिनियम है। क्यों अधिनियम है दोस्तों? वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 22 भाग हैं। ठीक है, तो दोस्तों 321 अनुच्छेद एवं जिसमें से 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां भारत शासन अधिनियम 1935 से डायरेक्ट लिया गया है, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। इसके तहत क्या क्या चीज़ें हुई? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन हुआ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि द्वैध शासन, जो कि अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रांतों में लागू था, इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में समाप्त कर दिया गया एवं केंद्र में लागू कर दिया गया। तो द्वैध शासन केंद्र में लागू किस अधिनियम के माध्यम से किया गया? वो भारत शासन अधिनियम 1935 है। इसके तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत 3 सूचियों का निर्माण किया गया, जिसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची हुई। संघ सूची में उस समय भारत शासन अधिनियम में इसमें 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए और संवर्ती सूची में लगभग 26 विषय रखे गए। ठीक, तो याद रखेंगे। अब इन विषयों की संख्या घटी बढ़ी है, आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। इसी भारत शासन अधिनियम के तहत जो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, भारत का वायसराय उस समय लॉर्ड वेलिंगटन थे। ठीक, भारत शासन अधिनियम अत्यंत महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि आज के वर्तमान दौर में हम जिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, उसका निर्माण इसी अधिनियम के माध्यम से हुआ था, उसकी स्थापना हुई थी। इस अधिनियम के तहत यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, स्टेट प्रोविंशियल सिविल सर्विस की स्थापना हुई, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के साथ साथ राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसके अलावा 2 या 2 से अधिक राज्यों को भी ज्वाइंट करके राज्य लोक सेवा आयोग बनाया गया। 1937 में भारत शासन अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इसके साथ साथ ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बर्मा उस समय का था, आज का म्यांमार, इस अधिनियम के माध्यम से भारत से अलग हो गया था। इसके अलावा जो ये 3 सूची थी, जैसे संघ सूची यानी कि इसमें केंद्र सरकार से संबंधित मामले रखे गए, राज्य सूची राज्य सरकार से संबंधित मामले रखे गए, संवर्ती सूची यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें इन दोनों से संबंधित मामले रखे गए। राज्य भी उसको मान सकता था, राज्य से विवाद होने की स्थिति में डायरेक्ट ये संघ सूची मतलब केंद्र सरकार के अधीन माना जाएगा। इसके अलावा एक विषय और था, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां। इन तीनों के अलावा जो चीजें बच जाए वो अवशिष्ट शक्तियां के अंतर्गत रखी गई, जिसका जो पावर थी वो वायसराय के हाथों में थी। भारत शासन अधिनियम के बारे में कुछ स्टेटमेंट है जो कि उस समय के लीडर्स ने दिया था। जैसे कि इस अधिनियम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार है
ठीक, जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं, तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा गया था। इसके अलावा दास्ता का आज्ञा पत्र, गुलामी का अधिकार पत्र जैसी संज्ञा भी इस भारत शासन अधिनियम को दी गई। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत हमें स्वतंत्रता मिली। दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित आखिरी एक्ट था। इसकी रूपरेखा कैसे तैयार हुई इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, 20 फरवरी 1947 को उस समय तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, यानी कि भारत से ब्रिटिश शासन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा सुनकर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया। मुस्लिम लीग ने जब आंदोलन किया तो 3 जून 1947 को फिर से ये ब्रिटिश संसद द्वारा ये घोषणा की गई कि 1946 में जो संविधान सभा गठित हुई थी उसका संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे मतलब अस्वीकार करेंगे। उसी दिन यानी कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना पेश की, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा गया, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन प्लान कहा गया। ठीक है, इसका कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे स्वीकार किया। वहीं से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कानून बना, लागू किया गया। ठीक, इसके तहत क्या क्या बातें आई, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी और वैसे भी आपको जानना चाहिए ये अधिनियम क्या था। तो दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित आखिरी एक्ट था। इस एक्ट में क्या हुआ था, इस एक्ट के तहत भारतीय उपमहाद्वीप को 2 भागों में बांट दिया गया, भारतीय संघ और पाकिस्तान, यानी कि विभाजन इसी अधिनियम के माध्यम से हुआ था। इसने दोस्तों भारत से जब है ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसके अलावा इस समय जो वायसराय थे, यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पहले जो वायसराय थे, अब उससे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाती थी। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। ठीक, इसके बाद इस पोस्ट को यानी कि गवर्नर जनरल की पोस्ट को समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसके तहत एक बात और कही गई थी कि जब तक दोनों राज्यों यानी कि दोनों देशों में, यानी कि उस समय जो विभाजन हुआ था भारतीय संघ में और पाकिस्तान में, जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 को ही के अनुरूप ही शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में ये दोनों महत्वपूर्ण एक्ट कंप्लीट कराए मैंने, और जहाँ तक इसको कवर ब्रॉड वे में किया जा सकता था मैंने करने की कोशिश की। तो इस क्लास के माध्यम से जितना भी एक्ट वाली सीरीज में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो सकते थे वो सबको मैंने कवर करने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा परीक्षा में अगर इस एक्ट वाली सीरीज से कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटना नहीं चाहिए। आगे की क्लास में हम भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, जिसके तहत प्रस्तावना और ऐसे करके सारा पॉलिटिकल साइंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, और बहुत अच्छे से आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है और मैं भी आप लोगों को पूरे मन से पढ़ाऊंगा। ठीक, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले इतना कहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करिए। जितना भी योगदान आप इस चैनल को दे सकते हैं उतना ही ज़्यादा मैं समर्पित होऊंगा आपको पढ़ाने के लिए, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए। नमस्कार दोस्तों।